संजय कृष्णा जी हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। जरा उन्हीं से डिस्कस करते हैं इस वक्त की जो बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में हिंसा भरी हुई है, उसी को लेकर भी जानकारी लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमारे साथ अक्सर अपना जो अनुभव है वो भी साझा करते हैं। संजय जी, जो इस वक्त हालात वहां पर बने हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे कह भी रहे हैं कि भाई इस पर केंद्र सरकार को अब कुछ विचार विमर्श करना होगा, इतना धैर्य काफी नहीं है। वेस्ट बंगाल में जो कंडीशन है वो आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है। ये काफी टाइम से चला आ रहा है। ममता बनर्जी पे काफी टाइम से ये इल्जाम लग रहा है कि वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम्स को वहां बसा रही हैं और जो बॉर्डर पार से मुस्लिम्स आते हैं उनको भी वहां पर पनाह मिल रही है। उनका वोटर आईडी कार्ड आसानी से बनाया जा रहा है, उनका आधार कार्ड आसानी से बनाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को करने की वजह से ये इल्जाम उन पर लगातार चलते आए हैं और इस चीज को देखा भी गया है कि ममता बनर्जी इस मामले में डिफेंडिंग जवाब कुछ नहीं देती हैं। जब उन टीएमसी के किसी भी पार्टी मेंबर से या किसी भी नेता से या प्रवक्ता से जब बात पूछी जाती है तो वो इस बात को गोल घुमा देते हैं और किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो ये हमेशा से वेस्ट बंगाल की कंडीशन है और ये कंडीशन धीरे धीरे बदतर होती चली जा रही है। मुर्शिदाबाद अपने आप में एक एग्जाम्पल है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि हिंदुओं को तोड़ना बड़ा आसान है। ये इतने जातियों में और वर्गों में विभाजित हो रखे हैं कि इनको थोड़ा सा भी हम आग लगाएंगे तो ये अपने आप ही डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी होगा कि 2-3 ऐसे मुद्दे उन्होंने उछाले जिसमें कि आरक्षण और संविधान बदलने का मुद्दा ऐसा था कि वो हिंदुओं को डिवाइड कर गया और बीजेपी को उसका सॉलिड नुकसान हुआ। तो ये बहुत आसान है, पर वो ये सोचते हैं कि मुस्लिम लोगों की बातें अगर हम करेंगे तो वो एकजुट होकर हमारे साथ रहेंगे। अब क्या हो रहा है कि ये जितने भी मुस्लिम लवर्स पार्टियां हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक पे राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, अब देखिए गोल बंद होकर एक साथ हो गई। बीजेपी अकेली बहुत बड़ी पार्टी है और जो छोटी छोटी पार्टियां उसके अलायंस में है वो भी या तो हिंदू की पॉलिटिक्स करती हैं या कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व में है या मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो पोलराइजेशन की नीति है वो सब अपना रहे हैं, इसमें कोई पीछे नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। संजय कृष्णा जी, बीजेपी किसी भी राज्य में जब काम करती है तो संगठन पर मजबूती हो इस स्तर पर काम करती है। अब एआईएडीएमके से दूरी बनाने की वजह आखिर आपको क्या नजर आती है? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जी सर। और अब समय सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं तो एक अपील भी हम कर दें देश के इस महापर्व के लिए कि भाई जो घर में बैठे हैं वो थोड़ा जल्द से जल्द निकले और हमारे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, क्योंकि आपके घर बैठने से आप जिसको जिताना चाहते हैं वो नहीं जीतेगा। जिसको जिताना है आपको जाके वोट तो करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी। अन्नामलाई जी के आने से जो वहां पे फर्क पड़ा है तमिलनाडु के अंदर, वो बीजेपी को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहे हैं, बहुत जमीनी स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस बार तमिलनाडु में बीजेपी को बहुत बेहतरीन फायदा देखने को मिलेगा। सीटों में ना देखने को मिले, हो सकता है, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि सीटों में देखने को मिले, बट वोटिंग परसेंट में बहुत जबरदस्त इजाफा बीजेपी को वहां मिलने वाला है। संजय कृष्णा जी, 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया, एनडीए की तरफ से दिया गया और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज से मेरा अभी भी यही मानना है कि एनडीए को या बीजेपी को फर्क या किसी भी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोटिंग कम होने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के लोग ही कम वोट कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग वोट कर रहे हैं। ये एक ओवरऑल गिरावट है जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसकी वजह से ये वोटिंग के परसेंटेज में गिरावट है, जो कि हो सकता है सातों फेज खत्म होते होते तक हमारे को इसमें अपने आप ही एक बढ़त दिखने को मिल जाएगी आपको। जिस तरह से फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी, क्या एक चिंता बीजेपी के लिए है इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए चिंता है। बीजेपी के जो वोटर या सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। उनको कहीं ना कहीं एक निश्चितता है कि इस बारी हमारी क्लीन स्वीप होने जा रही है। जो अपोजिशन के बाकी लोग हैं वो अपनी बातें कहने में इतने मुखर हो रहे हैं कि उनको उनके तरफ से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम जीत जाएंगे। इस वजह से एक थोड़ा डिसबैलेंस है, पर बीजेपी को इससे कोई नुकसान होता हुआ मुझे तो फिलहाल नहीं दिखा। वोटिंग परसेंटेज का ना बढ़ना, क्या ये चुनौती माना जाए? नहीं, चुनौती नहीं माना जाए, बिकॉज क्या हो रहा है कि एक तो इस बार चुनाव थोड़ा लेट है और गर्मी थोड़ा अर्ली है। उसका एक बहुत बड़ा असर है कि दोपहर के वक्त वोटिंग बहुत कम हो जाती है। बिहार की बात मैं बार बार सुन रहा हूँ कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बिहार की आधी जनता तो बिहार से बाहर होती है, वो वोटिंग के टाइम पे वहाँ होती कहाँ है।
ठीक है, ये एक अहम बात है। मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। पलायन की वजह से वो रेगुलरली आधी से ज्यादा जनता बाहर कंटिन्यू करती हूँ। प्लस मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जैसे कि इस 7 चरण के चुनाव में 2 सैटरडे, 2 फ्राइडे और 2 मंडे और 1 ट्यूसडे है। तो ये सैटरडे, फ्राइडे और मंडे का जो चुनाव होता है ये बड़ा घातक होता है। आजकल ये प्रथा बनती जा रही है, लोग वीकेंड मनाने के लिए निकल जाते हैं। वोटिंग परसेंटेज कम होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, मैं चुनाव कमीशन से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि साहब, आपको अपने देश के क्लाइमेट का पता है, आप थोड़ा उसको देख के 1-8 महीने चुनाव आगे पीछे कर लें। आपके सुरक्षाकर्मी, आपके चुनाव के जितने लोग कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे काफी परेशान हैं इस गर्मी की वजह से। संजय जी, राहुल गांधी ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया और पूरे कांग्रेस में मैं देख रही हूँ कि हवाई जहाज की फोटो लग रही है, हवाई जहाज को लगा करके कहा जा रहा है कि यही ऑटो टेम्पो है क्या जिससे पैसे भर भर के जाते हैं। 70 करोड़ लोगों के पास जितना धन है उतना सिर्फ 22 लोगों के पास है। तो क्या वो ये बता पाएंगे कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट इतने सालों से थी तो क्या 70 करोड़ लोग उस 22 करोड़ लोगों के बराबर धन रखते थे अपने पास? ऐसा तो नहीं है। बेरोजगारी की बात है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ और मेरे सैकड़ों ऐसे दोस्त हैं जो एम्प्लॉई के ना होने से, ना मिलने की कमी से बहुत परेशान हैं। बेरोजगारी का मुझे लगता है आज की डेट में सीधा सीधा मतलब ये हो गया है कि अगर मुझे सरकारी नौकरी निकालनी है तभी मुझे रोजगार मिलेगा, अदरवाइज मैं कोई और काम करके रोजगार नहीं लेना चाहता। संजय कृष्णा जी, झारखंड को लेकर, क्योंकि आपने बताया कि आपको होम स्टेट है, वहां सीएम फेस को लेकर क्या स्थिति दोनों तरफ दिखती है? हेमंत सोरेन अवेलेबल है तो इस पर कोई कहीं दो राय नहीं है कि सीएम का चेहरा तो वही है। अगर उनकी सरकार बनती है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सीएम वही बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। और इधर बीजेपी की तरफ देखिए, बाबूलाल मरांडी आपको याद होगा झारखंड के पहले सीएम भी थे, बाद में उनको रिप्लेस किया गया था, अर्जुन मुंडा बने थे तो उसके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, एक लंबी उनकी जर्नी रही है। तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो अब पार्टी की अपनी पॉलिसी है, हम कुछ बहुत नहीं कह सकते, पर 99.99% चांसेस है कि सीएम के उम्मीदवार वही रहे। 2011 और 2025 के हालात में क्या आप मानते हैं कि विदेश नीति इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि आज यूएसए को, राणा को हमारे शिकंजे में लाना ही पड़ा? मैं सबसे पहले तो अपने देश को इस बात की बधाई देता हूं जी कि शुरुआत हुई है, एक कुख्यात अपराधी का एक्स्ट्राडिक्शन से शुरुआत हुई है। इसने और भी जितने लोग बाहर बैठे हैं जो सोच रहे होंगे कि हम बाहर बैठ के सुरक्षित हैं, उनकी रातों की नींद जरूर उड़ा दी है। तो ये बधाई के पात्र तो है जिन्होंने भी किया है, उन सबको कोटि कोटि बधाई। तो हमने लगातार पिन करते रहे, हम उस पर कोशिश करते रहे, उनको दस्तावेज भेजते रहे कि नहीं इसकी संलिप्तता इसमें होगी। हमने सारे सबूत उनको पेश किए तो आखिरकार उनको भी मानना पड़ा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने हम पे भी एक इल्जाम लगाया है कि हम भाजपा के 2 प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है कि देश में सिर्फ चैनलों पे भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के समर्थक नहीं बढ़ते जा रहे, पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जा रहे हैं, चाहे उनको भाजपा कोई पोस्ट दे ना दे, फिर भी वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश से कोई गोली मंगाई गई है और हिंदुस्तान की जनता को खिला दिया जा रहा है जिससे लोग अंधभक्त बनते चले जा रहे हैं। भाई साहब, आंखें खोलिए, कुछ तो अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से भाजपा की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आपकी घट रही है। अच्छा काम हुआ है, हम कहेंगे अच्छा काम हुआ, फिर उसमें आपको भाजपा का रंग दिखे या कांग्रेस का रंग दिखे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा जी, जिस तरह से एक बड़ा दावा सरकार की तरफ से किया गया कि कुल मिलाकर नलकूप संयोज निर्गत की अगर बात करें, निजी नलकूप की बात हो रही थी, 1,87,873 ये लगाए गए। फिर कृषि फीडरों के पृथकीकरण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडर्स का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 3,817 कृषि फीडर्स का निर्माण कराया जा चुका है। जवाब दीजिएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ग्राउंड पर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जैसा जो देखना चाहता है, जिस तरीके से देखना चाहता है वो उसी तरीके से दिखता है। देखिए, क्या होता है ना कि राजनीति मुद्दों पे बेस्ड होती है। हर किसी को मुद्दा चाहिए, मुद्दों के बस पे सवार होकर राजनीति की गाड़ी चलती है, आगे बढ़ती है और सक्सेस मिलता है। कब कौन सा मुद्दा कहाँ काम कर जाए, इसलिए हर छोटे बड़े मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां उठाती है, उठाना चाहिए, उनका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार उनको उठाना चाहिए। जब भी समाजवादी पार्टी के साथ हम डिबेट में बैठते हैं कहीं भी, तो उनका जो मेन फोकस रहता है, वो सबसे पहला रहता है, कहीं भी मुस्लिम मुद्दा हो तो लपक के उसको पकड़ते हैं वो। उसके बाद कहीं दलितों की बात होती है तो उसमें भी आके पकड़ते हैं वो। इन सारी चीजों को लेके ही अभी समाजवादी पार्टी की राजनीति चल रही है और खास करके जाति विशेष की राजनीति जो है वो बहुत आयत तरीके से चल रही है। संजय जी,
कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब हलचल काफी तेज हो गई। हालांकि अभी समय बहुत है, 7-8 महीने का समय है लगभग, लेकिन बिहार एक बड़ा राज्य है। बिहार का इम्पैक्ट आसपास के राज्यों में भी है, क्योंकि जातीय समीकरण भी बिहार में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, उसका प्रभाव है, और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी है। बिहार में जब अभी इलेक्शन आने वाला है तो उस पर अभी काबिज होने के लिए लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, एनडीए हो, कांग्रेस हो। अभी ये पता नहीं कि इंडी गठबंधन लड़ेगा या कांग्रेस इंडिविजुअल जाएगी या आरजेडी इंडिविजुअल जाएगी, ये समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। पर जोर शोर से तैयारी चालू है और जरूरी भी है, क्योंकि देखिए बिहार में अभी से अगर चीजों को समझ के उसके हिसाब से काम करना नहीं शुरू करेंगे तो संभव नहीं है कि इलेक्शन के जस्ट पहले आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग सारी पार्टियां जो हैं, सारे संगठन जो हैं, वो एक एक करके अपना वहां पे 6 महीना पहले से ही उतर गए हैं। मिलके लड़ेंगे तभी कुछ सीटें आने के चांसेस भी है, अकेले जाएंगे तो बिहार में बहुत मुश्किल होने वाला है। एनडीए बहुत स्ट्रांगली खड़ी है, आरजेडी बहुत स्ट्रांगली खड़ी है, उसी के बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज भी बहुत स्ट्रांगली अपने आप को पेनिट्रेट कर रही है। उस बीच में कांग्रेस को अपनी जगह तलाशने में दिक्कत तो आई। नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए का चेहरा है और फिलहाल जो दिख रहा है वो एनडीए का चेहरा वही रहने वाले हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो नीतीश जी ही एनडीए का चेहरा है।